गुड मॉर्निंग। कल हमने जीएसटी टॉपिक के बारे में पढ़ा था और जीएसटी का मीनिंग मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि पूरे भारत में सभी राज्यों के अंतर्गत एक ही टैक्स रेट के स्लैब के अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों का कलेक्शन किया जाता है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेट्स की सरकार के द्वारा रेट निर्धारित की गई है वह 5 प्रकार की है, लेकिन वो रेट हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने कल भी शायद थोड़े से टर्म्स बताए थे या इनका मीनिंग बताया था। जीएसटी के अंतर्गत हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ लें। पहला है एसजीएसटी। एसजीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत ही बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने कल बताई थी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात जो राज्य के अंतर्गत ही किसी भी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है अर्थात बेचा जाता है, चाहे वह वस्तु हो चाहे वह सर्विस हो अर्थात सेवा हो, तो उस पे लगने वाला जो टैक्स है वह एसजीएसटी कहलाएगा। इसी प्रकार से आईजीएसटी का मीनिंग मैंने कल भी बताया था शायद, कि जब कभी हमारा व्यापार या हमारी सेवाएं अंतर राज्य हो जाती है। अंतर राज्य माना राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इस प्रकार से जो टैक्स लिया जाता है उसको हम आईजीएसटी के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब अगला है आपके सीजीएसटी। सीजीएसटी का मीनिंग होता है कि जब कभी राज्य सरकार के द्वारा जो भी टैक्स वसूल किया जाएगा उसका 50% हम एसजीएसटी के खाते में रेवेन्यू के रूप में डाल देंगे और आधा केंद्र सरकार के रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत डाल देंगे। तो जो केंद्र सरकार के रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा उसे हम सीजीएसटी कहेंगे। फिर है आपके यूनियन टेरिटरी जीएसटी, अर्थात जो कुछ संघीय प्रदेश हैं जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, तो इन राज्यों के अंतर्गत जो भी टैक्स वसूल किया जाएगा अप्रत्यक्ष, उसको हम यूटीजीएस कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिया है टैक्स रेट। जीएसटी के अंतर्गत कल भी शायद मैंने बताया था कि 5 टैक्स रेटें हैं। इसका अर्थ है कि हम जितने भी सर्विसेज या हम जितने भी वस्तुएं या प्रोडक्ट का कंजप्शन करते हैं उनको 5 भागों में बांट दिया गया है। जैसे हम ये कहें कि होटल, ट्रैवलिंग, खाने पीने का सामान, कपड़े धोने का सामान, कपड़े यूज करने का सामान, या शैम्पू, साबुन, प्लास्टिक के बर्तन, तो स्टील के बर्तन, या जितने भी कंज्यूमेबल वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या जितने भी कंज्यूमेबल सर्विसेज हैं, उनको 5 भागों में बांटा गया है। और उनकी जो रेट लगाई गई है वह 0% टैक्स रेट है। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसमें 18% सबसे पॉपुलर रेट मानी गई है और जितने भी मतलब मिडिल क्लास के लोगों के कंज्यूमेबल वस्तु होती है या हायर क्लास के कंज्यूमेबल वस्तु होती है वह मैक्सिमम 18% के अंतर्गत रखी गई हैं, ताकि सभी प्रकार के लोगों को आसानी से वस्तुओं की प्राप्ति एक समान टैक्स दर पर प्राप्त हो। तो इसके अंतर्गत अगर हमारा कोई वस्तु स्थानीय क्षेत्र पर बेची जाती है या खरीदी जाती है तो 18% टैक्स लगेगा। उसका आधा अर्थात 9% सीजीएसटी कहलाएगा और 9% एसजीएसटी कहलाएगा। अब टैक्स रेट में 2 एक्सेप्शनल हैं कि यदि हम गोल्ड खरीदते हैं तो केवल उस पर 3% ही टैक्स रेट है, उसमें ये 5 रेट लागू नहीं होगी। इसी प्रकार से गोल्ड के ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं तो 5% टैक्स रेट लगाया जाता है। अगला मैंने आप लोगों को बताया है कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में इस 6th पॉइंट पढ़ने से पहले मैं 7th पॉइंट सेकंड पेज पे ले जा रही हूँ। पहले 7th पॉइंट समझ लीजिए। आपको दे रहा है थ्रेश होल्ड एग्जाम्पशन एंड नो नीड रजिस्ट्रेशन अप टू थ्रेश होल्ड टर्नओवर। आपको ये कहा गया है कि अगर हमारे पास, पहले तो ये देख लीजिए कि पूरे भारत को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट और दूसरे हैं अदर देन स्पेशली कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंतर्गत जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और इस प्रकार के कुछ राज्य हैं जो 9-10 हैं। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। तो उन प्रदेशों के अंतर्गत यदि किसी वस्तु बेचने वाली या सर्विस बेचने वाले व्यक्ति के
टोटल टर्नओवर यदि आपके स्पेशल कैटेगरी का है और 10 लाख रुपए है उसका टर्नओवर वार्षिक, तो ऐसी स्थिति में उसे जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा और न ही जीएसटी के दायरे के अंतर्गत वह आएंगे। इसी प्रकार से यदि हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ या हम हरियाणा ले लें, तो इनके अंतर्गत जो है टर्नओवर की जो सीमा है वह 20 लाख रुपए है। अगर 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर है तो उनको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। और इसी के अंतर्गत यदि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंतर्गत यदि कोई ऐसे व्यापारी हैं जो केवल वस्तु का ही आदान प्रदान करते हैं तो उनके टर्नओवर की रेट 40 लाख की है। अब 6th पॉइंट पे पुनः आ जाइए। आपको ये दिया हुआ है कि जो लिमिट दी हुई है चाहे नॉर्मल स्टेट्स की और स्पेशल कैटेगरी स्टेट की, जैसे 20 लाख या 10 लाख, यदि उससे ज़्यादा व्यवसाय है और हमारा व्यवसाय 20 लाख या 10 लाख से तो ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारा टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ज़्यादा हो गया और 1.5 करोड़ से कम है या 75 लाख रुपए से कम है, क्योंकि इसमें भी दोनों कैटेगरी आ जाएगी। यदि स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है तो टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम है तो उसे एग्जाम्प्ट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए या जीएसटी में उसको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है लेकिन 75 लाख रुपए तक का ही टर्नओवर है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यापारी को कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है यदि वह चाहे तो ऐसी स्थिति में यदि वह चाहे तो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अगर वह व्यापारी है मैन्युफैक्चरिंग का, तो ऐसी स्थिति में 1% टर्नओवर का उसे जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि वह होटल का ऑनर है तो उसे 5% का टर्नओवर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा जो जीएसटी के दायरे से जो सामान्य स्टेट है, जैसे मैंने गुजरात का बताया है या राजस्थान का बताया, वहाँ की टर्नओवर यदि 20 लाख रुपए है तो उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन 20 लाख रुपए से ज़्यादा उसका व्यवसाय है लेकिन 1.5 करोड़ तक ही है, तो वह कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपन को खुद को एनरोल करवा सकता है और रजिस्टर्ड करवा सकता है। और ऐसी स्थिति में उससे अगर वह मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेसमैन है तो 1% ऑफ टर्नओवर का जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि वह उसका रेस्टोरेंट है तो 5% का टर्नओवर उसे जीएसटी के रूप में जमा कराना पड़ेगा। और यदि सर्विस प्रोवाइडर है तो ऐसी स्थिति में टोटल टर्नओवर का 6% उसे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो चूंकि हम ये कह रहे हैं कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आ गए हैं उन व्यक्तियों को एक साथ में पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग मैंने 7th पॉइंट 2nd पेज पर दिया है आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली भी, हालांकि प्रैक्टिकली 6 और 7th पॉइंट भी है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैंने 4 शब्द बताए हैं। पहला है SGST, दूसरा CGST, तीसरा है UTGST और चौथा है IGST। तो उसके संबंध में ही है। इसके संबंध में हम मैं आपको बता दूं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। वास्तव में क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, तो जब उसने खरीदी तो उसने टैक्स पेमेंट किया था। अब वह किसी अगले व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को वस्तु को बेच रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको क्या कहेगा, उसको क्या देगा, टैक्स देगा। तो जो टैक्स देगा उसमें से वह अपना वाला टैक्स घटा देगा। जो अपना वाला टैक्स घटा रहा है अर्थात परचेज करते समय वाला टैक्स घटा रहा है, इसको कहते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अर्थात जो पहले वाला टैक्स था वह घटा दिया। तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदी और 1000 रुपये का मैंने टैक्स दिया। अब मैंने वही वस्तु बेची है और उस पर मुझे 2000 रुपये का टैक्स, अगले व्यक्ति से मैं 2000 रुपये का टैक्स वसूल करती हूँ। तो 2000 में से 1000 रुपये क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगी और बाकी 1000 रुपये पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
और इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको समझा रही हूँ कि यदि किसी वस्तु या सेवा का विक्रय करने से पूर्व अन्य व्यक्ति से कोई माल या सेवा क्रय की है तो उस पर जीएसटी का भुगतान किया, तो बिक्री पर जो जीएसटी लगा है उसमें से क्रय पर लगा जीएसटी कम कर देंगे। अर्थात जो प्रथम पार्टी है उसने प्रथम पार्टी ने जो भी क्रय के समय जितना भी जीएसटी लगाया था, जीएसटी का पेमेंट किया था, वह सेकंड पार्टी पर लगने वाले टैक्स में से कम कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ये कहा गया है कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कहा गया है कि सीजीएसटी कर की जमा में से सीजीएसटी की कर की जमा ही हो सकती है। अर्थात पहले का क्रेता पर को भी क्रेता को भी सीजीएसटी मिली हो और दूसरे को भी सीजीएसटी मिली हो, तो आपस में उनका सेटलमेंट हो सकता है। इसी प्रकार से यदि जो एसजीएसटी है उसकी क्रेडिट उसमें से दूसरे एसजीएसटी पहला जो स्थानीय क्षेत्र का एसजीएसटी पेमेंट किया है उसको दूसरे विक्रय से जो एसजीएसटी बनना है उसमें से सेटअप किया जा सकता है। लेकिन एसजीएसटी सीजीएसटी को सेटअप नहीं कर सकता। इसी प्रकार से सीजीएसटी एसजीएसटी को सेटअप नहीं कर सकता है। लेकिन तीसरी एक बात और दी हुई है, आईजीएसटी से हम एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों पर क्रेडिट ले सकते हैं, दोनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। ये आप लोगों को अगर थोड़ा सुनने में समझ में नहीं आया है तो मैंने लिखा भी है और मैंने एक एनालिटिक टेबल दी है, उससे और आपको समझ में आएगा। वह है आपके 3rd नंबर पेज पर। ये आपको दे रहा है सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अर्थात आईजीएसटी सेकंड सेल में या थर्ड सेल में आईजीएसटी बना है तो उसका यूज आईजीएसटी के अंतर्गत ही किया जाएगा, अर्थात पुराने आईजीएसटी में यूज किया जाएगा। और यदि कुछ बच जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका यूज एसजीएसटी या सीजीएसटी में किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि इनपुट क्रेडिट हमारा सीजीएसटी है तो ऐसी स्थिति में इसका यूज सीजीएसटी से ही किया जाएगा और यदि कुछ बचता है तो आईजीएसटी कर सकता है। और लास्ट वन भी एसजीएसटी है या यूटीजीएसटी है तो आपको ये कहा गया है कि इसका यूज भी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से ही हो सकता है और यदि कुछ बच सकता है तो आईजीएसटी से का भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको करना है। वैसे अगर थ्योरेटिकल थोड़ा समझ में कम आएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने 8वां लिखा है HSN/SAC। HSN जो है वह गुड्स प्रोवाइडर या बिजनेसमैन के संबंध में है, जबकि SAC क्या है, सर्विसमैन के संबंध में है। HSN जो है उसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनेटिकल्चर और SAC का है सर्विस अकाउंटिंग कोड। और ये क्या है कि एक तरह से कोड है, जब वस्तु बेची जाती है तो या सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो कोड लिखा जाता है। और वह कोड वह कोड किस प्रकार से लगाया जाता है उसके संबंध में भी आपको टर्नओवर पर डिपेंड होना होता है। तो इसमें अगर हमारी टर्नओवर जो है वह 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2 डिजिट का ही कोड लगेगा। और यदि हमारी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो 4 डिजिट का कोड लगेगा। थैंक यू।